हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा। तो दोस्तों, बहुत समय से व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, पर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी के बारे में, अर्थात ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत के बारे में, जो कि कर्ट लुईन के द्वारा दिया गया था। कई किताबों में इनका नाम कर्ट लेविन भी लिखा हुआ है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इस सिद्धांत से आपको क्यों मतलब होना चाहिए। तो दोस्तों, यह सिद्धांत आपको सीखने और व्यवहार की प्रक्रिया के बारे में बताता है। और यह तो सभी जानते हैं कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखने की जरूरत होती है। तो क्यों ना यह जान लिया जाए कि सीखने की प्रक्रिया किन बातों पर निर्भर है। और रही बात व्यवहार की, तो यह सीखने से भी ज्यादा आवश्यक है। अगर कोई सक्षम न हो तो चल सकता है, लेकिन बुरा व्यवहार तो कहीं काम नहीं आता। यह सिद्धांत मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बीएड, सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक बनने की दिशा में यह सिद्धांत आपके लिए बहुत काम आने वाला है। देखते हैं इस सिद्धांत के बारे में। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि यह सिद्धांत क्या है। उसके बाद हम इस सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ट लुईन के बारे में भी जानेंगे। इस सिद्धांत की नींव किस तरीके से पड़ी और यह सिद्धांत किन बातों पर आधारित है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं और इसका शिक्षा में किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत जो है वो एक तरीके का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसको हम लोग टोपोलॉजिकल और वेक्टर मनोविज्ञान भी कहते हैं। यह जो है बताता है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति अपने वातावरण के साथ इंटरैक्ट करता है। इस सिद्धांत को आसानी से समझने के लिए चलिए यहाँ दिए गए उदाहरण को समझते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस चित्र में एक सूर्य है, दूसरी पृथ्वी है और तीसरा जो है वो चंद्रमा है। सूर्य जो है अपनी कक्षा में घूम रहा है, पृथ्वी उसके चारों तरफ और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन नीचे की इन मछलियों का क्या संबंध है? क्यों हमने यहाँ मछलियां रख रखी हैं? लेकिन मछलियों के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि यहाँ पानी तो दिख नहीं रहा, लेकिन हम मान कर चलेंगे कि अगर मछलियां हैं तो पानी भी होगा, क्योंकि यह तो सब जानते हैं कि मछलियों का जीवन पानी पर निर्भर है। इसका मतलब है कि यहाँ कहीं आसपास पानी भी है, तभी ये मछलियां जो हैं तैर रही हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इसका कारण गुरुत्वाकर्षण है, यह हम सब जानते हैं। समुद्र की मछलियां समुद्र में तैर रही हैं और इस समुद्र में लहरें भी आती हैं। आप जानते होंगे कि ज्वार भाटा जो उठता है उसका सीधा संबंध चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से है। ये बात मछलियों को तो पता नहीं, अगली बार मछली मिले तो बता देना। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये चारों चीजें एक दूसरे से संबंधित और प्रभावित हैं। इन सबको इसका पता है या नहीं, लेकिन एक दूसरे पर इनका प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही गुरुत्वाकर्षण जो इन सबको एक दूसरे से जोड़ रहा है, उसकी भी एक सीमा है। इसी तरह का एक संबंध व्यक्ति और उसके परिवेश में होता है, जिसको यह सिद्धांत स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत अपनी बात को समझाने के लिए टोपोलॉजी और वेक्टर का सहारा लेता है, जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स विषय का हिस्सा है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कर्ट लेविन के बारे में। यह जो थे वो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। यह जो थे सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल और अप्लाइड मनोविज्ञान के प्रणेता माने जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ग्रुप डायनेमिक और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे अध्ययन सबसे पहले किया। गस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के साथ भी काम किया, जैसे कोहलर और कॉफका के साथ। गस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक समग्राकृतिवादी होते हैं। इफ यू वांट ट्रूली टू अंडरस्टैंड समथिंग, ट्राई टू चेंज इट। अर्थात अगर आप किसी चीज को सचमुच समझना चाहते हैं तो उसे बदलने का प्रयास करके देखें। दोस्तों, इसको उदाहरण अगर मैं दूं तो ये ऐसा होगा कि जैसे अगर आपके पास कोई सूखी मिट्टी लाके दे और आप उससे खिलौना बनाना चाहते हैं, तो आप उसको खिलौने में तब्दील करने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। और इस कार्य को करते समय आपको यह पता चलेगा कि मिट्टी कितनी गीली हो सकती है, वो कितना पानी अवशोषित कर सकती है, उसे आकार देने के लिए आपको और किन चीजों की आवश्यकता है, या जो आकार आप उसे देना चाह रहे हैं आप उसे दे पा रहे हैं कि नहीं। इससे आपको मिट्टी की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। जो विचार है लेविन के, वो यही दर्शाते हैं कि जब भी हमें किसी चीज को समझना होता है तो हमें उसमें डूबना पड़ेगा, हमें उसमें जाना पड़ेगा या उसे बदलने का प्रयास करना होगा। तब हम उन चीजों को ज्यादा आसानी से और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत के आने से पहले मनोवैज्ञानिकों को लगता था कि हमारा जो शरीर है उसको दिशा दिखाने वाली हमारी आंतरिक प्रकृति है, हमारा आंतरिक विचार है, जो कि हमारे शरीर को जो है दिशा दिखाते हैं और हमारे विचारों को भी दिशा दिखाते हैं। यहाँ तक कि
ये मानते थे कि जो आत्मा होती है, सोल अर्थात आत्मा, वो जो है सबसे प्रमुख है। वो हमारे पूरे शरीर को या हमारे जीवन को जो है वो कंट्रोल करती है, अपने हिसाब से चलाती है। इनके हिसाब से शरीर और दिमाग में जो है बातचीत होती रहती है, उसी के द्वारा हम जो है अपना कोई भी फैसला लेते हैं। तो इस विचार के जो समर्थक थे वो थे डिस्कार्ट, लॉक और कांट। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये इस विचार को मानते हैं। अब देखते हैं हम समग्राकृतिवादी मनोविज्ञानियों के बारे में। ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है, जो आदमी, जैसे कि हम या आप, ये जो लोग हैं वो हम किसी भी चीज को उसकी पूर्णता में देखते हैं। मतलब अगर हमारे सामने कोई चीज रख दी जाती है तो हम उसको पूरी तरीके से देख लेते हैं। मतलब ये नहीं मानते कि आप किसी चीज को आधे अधूरे देखते हैं। ये मानते हैं कि आप किसी भी चीज को एक बार में देखते हैं और आप उसे पूरी तरीके से देख लेते हैं। तो इस तरीके के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो समग्राकृतिवादी कहलाते हैं। तो इसका एक अगर उदाहरण दिया जाए तो इस तरीके से समझते हैं कि जीवन में ऐसा तो नहीं होता है कि आप किसी चीज को देखें और उसी तरीके से समझें जैसी कि वो चीज है। एक कहानी जो है हमारे पारंपरिक पौराणिक कथाओं की जो बहुत प्रचलित है कि तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने जब अपने ससुराल जाते हैं तो वो बहुत गहरी रात होती है, काली अंधेरी रात, और उस दिन बहुत बारिश भी हो रही होती है। तो ससुराल वाले को न जगाना पड़े इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से मिलने के लिए एक रस्सी का सहारा लिया और इसके द्वारा वो ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, रस्सी जिसे वो समझ रहे थे वो सांप था वास्तविकता में, लेकिन उस समय उनके दिमाग ने उसे रस्सी समझा और बिना भय के उसका सहारा लेके तुलसीदास जो थे वो ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए। तो इसका विरोध जो है समग्राकृतिवादी मनोवैज्ञानिक करते हैं। उनका कहना है कि अगर आपको सांप दिखेगा तो आप उसे सांप ही समझोगे, न कि रस्सी। इसी को लेविन ने मॉडिफाई किया, इसमें सुधार करके उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है किसी भी चीज को वैसा देखता है जैसा कि उस समय का उसका वातावरण होता है या उस समय के उसके विचार होते हैं। और यही बात तुलसीदास वाले वाक्यान में भी सत्य निकली, क्योंकि तुलसीदास ने सांप को जो है रस्सी समझा, क्योंकि उनके माइंड में उस वक्त एक ही बात चल रही थी कि उन्हें अपनी पत्नी से मिलना है और उन्हें अपने ससुराल वालों को जगाना भी नहीं है। तो इसलिए उनके माइंड में ये नहीं सोचा कि सामने जो चीज है वो सांप हो सकती है। लेविन का ये मानना कि आप किसी भी चीज को अपने आसपास की चीजों के हिसाब से देखते हैं सत्य साबित होती है, और यही जो है ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत की आधारशिला भी है। लेविन कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी क्या कहती है? यह कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ अ पर्सन आर कंट्रोल्ड बाय हिज साइकोलॉजिकल फील्ड, कि मानव का जो व्यवहार है और उसके सीखने की जो प्रक्रिया है वो उसके आसपास के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से प्रभावित होती है। यह थ्योरी इस बात पर भी जोर डालती है कि हमारा जो आंतरिक जो मतभेद है या व्यक्तिगत हमारी जो पर्सनालिटी है या फिर आसपास की जो सिचुएशन है, ये सब के सब हमें प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत जो है वो मानव के व्यवहार पर आधारित है। अब देखते हैं लेविन इक्वेशन में लिखा है कि B जो होता है वो बराबर होता है F और PE के, जहां पर B जो है वो व्यवहार है, F जो है फंक्शन अर्थात कार्य है, P जो है व्यक्ति है और E जो है वो वातावरण है। अर्थात कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो क्या है, व्यक्ति और वातावरण के बीच में जो भी चीजें चल रही होती हैं या जो भी उनका आपस का इंटरेक्शन होता है उस पर निर्भर करता है, उसी का एक फंक्शन होता है, जो कि यहाँ हम देख भी सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि बिहेवियर यहाँ व्यवहार है और ये इनका पर्सनल स्टेट है। मतलब एक पर्सन है, उसके माइंड में जो चीजें चल रही हैं, उसकी आदतें क्या है, वो क्या चीजें सीख पाया है, उसका किसी चीजों के प्रति रवैया क्या है, उसके क्या विचार हैं या उसके क्या मोरल्स हैं, उसकी क्या ज्ञान है, उसकी क्या भावनाएं हैं और उसका क्या व्यक्तित्व है। इन चीजों को जब हम मिला लेते हैं तो एक पर्सन का स्टेट बनता है और यह स्टेट जो है उसके व्यवहार को क्या करता है, यहाँ अफेक्ट कर रहा है। साथ ही उस व्यक्ति के ये जो व्यवहार है उस व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई चीज दी जाती है और आप पहले से ही उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं, तो बहुत कम चांस है कि आप उस चीज को सीखना चाहेंगे। लेकिन जबकि अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं, वो चीज आपके सामने आई और आपने झट से उसको सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले से ही आप उस बारे में सकारात्मक सोच रहे थे।
अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट जो है वो व्यक्ति अब किस तरीके के वातावरण में रह रहा है। मान लो कोई गरीब बच्चा है, उसके पास चीजें नहीं है, तो वैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसका व्यवहार भी उस हिसाब से ही बनेगा। वो अगर उसके पास कॉपी पेन नहीं है बट उसमें सीखने की बहुत ललक है, तो अगर कॉपी पेन ना मिला तो हो सकता है वो ना सीख पाए। लेकिन वहीं कहीं कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं और उसके पास चीजें हैं, वो जाने अनजाने भी चीजों को सीख सकता है। लेकिन अगर इंसान उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या उसके पास वो चीजें नहीं है, तो वो अपने व्यवहार से उसको बदल भी सकता है। जैसे आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में भी पढ़ाई कर पाते थे, तो उन्होंने अपने व्यवहार के हिसाब से अपने वातावरण को बदला। मतलब ये दोनों जो चीजें हैं, आपका वातावरण और आपका व्यवहार, ये दोनों एक दूसरे पर जो है निर्भर हैं। इसके साथ साथ हमारे दूसरी भी चीजें आती हैं। हमारे आसपास और भी बहुत सारी चीजें घट रही होती हैं जिसमें हम समाज में भी बहुत सारी चीजों को सीख रहे होते हैं। अब देखते हैं कि फील्ड थ्योरी ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत के क्या क्या घटक हैं। तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण घटक इसका है वो है व्यक्ति। मतलब व्यक्ति होगा तो ही ये सिद्धांत होगा। व्यक्ति के बिना इस सिद्धांत की कोई कल्पना नहीं है। यह व्यक्ति जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप या आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति। उसके बाद होता है क्षेत्र, फिर है लाइफ स्पेस, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगी। उसके बाद आता है वैलेंस। वैलेंस जो है सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। फिर आता है वेक्टर, मतलब दिशा। फॉरेन हल, आपकी जो चीजें जो आपके लाइफ स्पेस का हिस्सा थी उसके बाहर का हिस्सा। फिर आता है बैरियर, जो आपको चीजों को करने से रोकता है। फिर आता है मोटिवेशन, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप या तो कुछ सीखना चाहते हैं या आप मोटिवेटेड हैं कि आपको कोई एग्जाम पास करना है जिसके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके अंदर पहले से वो मोटिवेशन है, या आप फिर आपको किसी ने कहा होगा तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप में वो मोटिवेशन आया। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। तो पर्सन जो है, इसके बारे में कहा गया इस थ्योरी में कि वो सराउंडिंग में होता है, मतलब वो इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है लेकिन वो उससे अलग होता है। ये दो तरह की एक्टिविटीज कर रहा है। पहला जो है इसका परपेचुअल मोटर रीजन है, दूसरा इसका इनर पर्सनल रीजन है। पहले वाले एक्टिविटी में वो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा होता है, जैसे चलना, उठना, सोना, जगना या जो भी है। उसके बाद दूसरा जो एक्टिविटी है इसका मोटिवेशनल एक्टिविटीज है, जिसमें ये लोगों से बातचीत करता है, कुछ सोचता है, कुछ करने की कोशिश करता है। दूसरा हम देखते हैं फील्ड। तो कोई भी पर्सन क्या सोच रहा है, उसके पास क्या चीजें फैक्ट्स हैं, उसके क्या अपने एजम्पशन हैं, वो क्या इमेजिन करता है या किस चीज से वो प्रभावित होता है, किस चीज पर उसका भरोसा है या क्या उसके मूल्य हैं, ये सारी चीजें जो हैं फील्ड के अंतर्गत आती हैं, अर्थात क्षेत्र के अंतर्गत। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये हर एक व्यक्ति का अपना यूनिक होता है। मतलब कुछ चीजें किसी से मिल सकती हैं लेकिन सारी चीजें नहीं मिलेंगी। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो फील्ड होता है वो उसका यूनिक फील्ड होता है। अब देखते हैं लाइफ स्पेस क्या है। तो इसको सबसे आसानी से इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पहले जो है एक वेक्टर है, नीड्स है, फॉरेन हल है, पर्सन है, लाइफ स्पेस है, एबिलिटीज हैं। तो ये चीजें क्या हैं? तो एक पर्सन जो है वो ये रहा, ये कुछ चीजें चाहता है, मतलब इसे कुछ चीजें चाहिए जो इसकी जरूरतें हैं या कुछ भी चीजें, या इसके माइंड में ये चीजें हैं कि मैं ये चीजें अचीव करूं या हासिल करूं, तो वो कुछ चाहता है। अब क्या होता है कि अगर ये चीजें चाहता है तो इसका मेन गोल ये है, मान लेते हैं कि ये चाहता है कि ये गोल जो है इसको अचीव करना है। बट अब क्या होगा अगर आपको आसानी से कोई चीज मिल जाए? ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इसके रास्ते में कुछ बाधाएं आएंगी, जो कि ये बैरियर लगा हुआ है। ये कुछ बाधाएं आती हैं और यही जो है इसके दिशा को क्या करती है, पीछे की तरफ धकेल रही हैं। तो ये बाधाएं किस तरीके की हैं? अगर आप गोल पर पहुंचना चाहते हैं तो दो तरह की बाधाएं हो सकती हैं। या तो कोई बाहरी बाधा है कि अगर आप किसी परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपके पास किताबें नहीं है, आपके पास मटेरियल नहीं है, ये बाधा एक हो गई। दूसरी आपकी जो है मनोवैज्ञानिक बाधा है, आपकी मानसिकता बनी हुई है कि ये चीज नहीं होगी या आप नकारात्मक सोच रहे हैं। तो ये जो बाधाएं आपके रास्ते में आएंगी जब आप किसी चीज को हासिल करना चाहेंगे। फिर लेकिन आपके मन में ये भी तो होगा कि आपको ये क्यों हासिल करना है। तो ये जो मोटिवेशन आपका होगा, जो चीजें आपको इसके लिए प्रेरित करेंगी कि आपको ये हासिल क्यों करना है, वो आपको ड्राइव करेंगी आगे वाली दिशा में। मतलब ये जो है सदिश है, वेक्टर जिसको कहते हैं।
तो ये जो आपको इस दिशा में खींचेगी और ये जो बैरियर, जो बाधाएं हैं, वो आपको दूसरे पीछे की तरफ धकेलेंगी। तो अगर आप इस गोल तक पहुंचना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपका जो वेक्टर हो, आपका जो मोटिवेशन हो, वो आपकी बाधाओं से, आपके बैरियर से हो ज्यादा हो, तभी आप इस बैरियर को पार करोगे और अपने गोल तक पहुंच पाओगे। ये जो लाइन है जिसमें आप हो, आपकी बाधाएं हैं, आपका मोटिवेशन है, आपका मनोविज्ञान है, ये चीजें जो आपको आगे की तरफ बढ़ने को प्रेरित कर रही हैं, अपने गोल तक पहुंचने को प्रेरित कर रही है, ये आपकी लाइफ स्पेस का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं लाइफ स्पेस। और यहाँ पर आपकी एबिलिटीज भी हैं। एबिलिटीज जो चीजें आपके पास हैं, जैसे आप टीचिंग करना चाहते हो तो आपके पास कुछ चीजें पहले से हैं, आपके माइंड में ये चीजें हैं कि मुझे टीचिंग में क्या करना है, तो आपके पास स्किल्स हैं कि आप बोल सकते हो, आप लिख सकते हो, ये चीजें आपके पास पहले से हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम देना है, आपको बीएड की ट्रेनिंग लेनी है, तो ये चीजें आप करने जा रहे हो। तो ये आपका जो है लाइफ स्पेस है। अब इस लाइफ स्पेस के बाहर की जो चीजें हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो बाहर की चीजें जो लाइफ स्पेस के हैं, ये हमारा फॉरेन हल होता है। इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन हल। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो फॉरेन हल जो होता है वो लाइफ स्पेस का हिस्सा नहीं था ना। आपने पीछे देखा भी कि ये जो फॉरेन हल था वो लाइफ स्पेस का हिस्सा नहीं था, मतलब ये लाइफ स्पेस से बाहर था। बट कभी कभार लाइफ स्पेस में एंटर भी कर जाता है। जैसे कि आप देखो कि आप किसी चीज से कभी नहीं मिल रहे हो सकता है आप किसी खास स्टेट में रह रहे होंगे, आप दूसरे स्टेट में नहीं जाते हो, तो वहां की चीजों से आपका कोई मतलब नहीं होता। बट कभी आप ट्रैवल करने चले गए तब तो आपको इससे मतलब होगा, मतलब तब जाके वो फॉरेन हल जो है आपकी लाइफ स्पेस में एंटर कर गया। अब देखते हैं वेक्टर क्या था। तो वेक्टर मैंने पीछे भी बताया कि ये दिशा को दिखाता है कि आप या तो आगे जा रहे हो या आप जा रहे हो पीछे। ये भी दिखाता है कि मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब आप किस फोर्स से आगे जा रहे हो। अगर आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा है तो आप अपने गोल की तरफ जा रहे हो, लेकिन वही अगर आपका मोटिवेशन कम है तो आप क्या हो रहे हो? अपने गोल से दूर जा रहे हो। तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि वेक्टर का सहारा लेके इस थ्योरी में दिखाया गया है कि आप किस तरीके से अपने गोल की तरफ बढ़ते हो। अब देखते हैं वैलेंस। वैलेंस जो होता है किसी भी चीजों के प्रति हमारी रुचि या उससे जो विक्षोभ होता है वो होता है। मतलब या तो हम किसी चीज के प्रति अट्रैक्टेड हैं, हम किसी चीज को चाहते हैं, या फिर हम उससे दूर हैं, या हम उसे नहीं चाहते हैं, या हमारा ध्यान कहीं और है। तो वैलेंस दो तरह का हो सकता है। या तो हो सकता है पॉजिटिव वैलेंस, मतलब सकारात्मक वैलेंस, और दूसरा जो है नकारात्मक। पॉजिटिव वैलेंस क्या है कि जब आप किसी गोल को पूरा करना चाहते हो, आपके मन में मोटिवेशन है और आपने उस चीज की तरफ कदम बढ़ा दिया, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो। तो जब हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं तो इससे हमारा तनाव जो होता है वो कम हो जाता है, और तनाव जब हमारा कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते हैं। बट निगेटिव वैलेंस क्या है? निगेटिव वैलेंस में हम वो टास्क करना है वो बहुत जरूरी है, जैसे 10 दिन के बाद आपकी परीक्षा और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि आप बहुत आराम से रह रहे हो। आपके माइंड में क्या होगा? तनाव बढ़ेगा और इसकी वजह से आप क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। अब बैरियर्स तो बहुत आसान था, जो कि मैंने पीछे भी बता दिया कि ये जो है डिफिकल्टीज हैं जो किसी भी व्यक्ति के रास्ते में आती हैं जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये बैरियर्स बहुत तरह के हो सकते हैं। अब देखते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन दो तरीके का हो सकता है, पहला एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अर्थात बाहरी मोटिवेशन हो सकता है या फिर आंतरिक मोटिवेशन हो सकता है। जैसे आप देखो कि अगर आपका मन नहीं है कि आपको होमवर्क करना है, बट मैम ने अगर बोल दिया या सर ने बोल दिया कि स्कूल में आपको होमवर्क करके ही आना है, तो भले ही आपका मन हो या ना हो आप उसको करते हो, तो ये जो है बाह्य मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो, जैसे आपको स्कूल में मार्क्स अच्छे लाने हैं, आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स भी अच्छे चाहिए, तो आप क्या करते हो? अपने मन में बना लेते हो कि हाँ मुझे सारी क्लासेस अटेंड करनी है, या सारा होमवर्क मुझे करना है, या अपनी राइटिंग को सुधारना है। तो ये जो है आपका आंतरिक मोटिवेशन होता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका लक्ष्य क्या है। और सबसे ज्यादा लाइफ में जो है जरूरी, सबसे ज्यादा किसी भी फील्ड में आप जाओ, वेदर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या लाइफ के किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाह रहे हो, तो आपके आंतरिक मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आपको थोड़े टाइम के लिए खींच के आगे ले जा सकते, लेकिन अंत में जो है आपके काम या आपकी आंतरिक मोटिवेशन ही आने वाला है। अब देखते हैं कि स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मतलब तनाव या मतभेद क्या है। तो पहली बात है, पहला जो है इसमें अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है।
मतलब आप दो काम आपके पास हैं, आप दोनों करना चाहते हो, तो आप किसको चूज करोगे? जैसे कि आपको आज शाम को पार्टी में भी जाना है, लेकिन आपको होमवर्क भी करना है। आपको होमवर्क करना भी उतना ही पसंद है जितना कि पार्टी में जाना। मतलब ये ऐसा केस है जैसे कि बहुत कम लोग होंगे ना जिनको होमवर्क और पार्टी दोनों बराबर लगे, बट फिर भी मान लो कि आप उनमें से एक हो। तो अगर आपको पार्टी में भी जाना और होमवर्क भी करना, आप दोनों करना चाहते हो, लेकिन आपको अब यहाँ चूज करना होगा कि आप दोनों में से क्या करना चाहते हो, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं। उधर आप जाओगे तो आपका मन बहलेगा, आपको अच्छा लगेगा। आप होमवर्क भी करोगे तो आप एक गोल अचीव कर रहे होगे, तो अगले दिन स्कूल में आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो मतभेद है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में है। मतलब दोनों चीजें सकारात्मक हैं और आपको दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो आप किसको चुनोगे, इस बारे में ये मतभेद है। दूसरा है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आप कोई चीज करना चाहते हो लेकिन आपको वो चीज अवॉइड करनी पड़ रही है। जैसे मान लो कि आप जो है ड्रिंक कर रहे हो या स्मोकिंग करना चाहते हो, आपको लगता है कि तनाव है या स्ट्रेस है वो कम होने वाला है, लेकिन फिर आपको पता है कि स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए इंजरियस है या डेंजरस है। मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए कि हो सकता है आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। तो आप फिर क्या करोगे? फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप उसको नहीं करोगे। मतलब ये इजी है क्योंकि आपको प्लस और माइनस दोनों में से एक को चुनना है। तो दोनों में से आप ये देखोगे कि मैं क्या करूं, मैं करना चाहता हूं और मैं नहीं करूंगा। तो इसमें आप ये देखोगे कि सबसे पहले आपको किस चीज में ज्यादा फायदा है। ये इस तरीके का मतभेद है। अब देखते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है कि दो ऐसी सिचुएशन होती है जो दोनों आपको अवॉइड करनी है। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप शादी में चले जाओ, आप वहां भी नहीं जाना चाहते, और आपके फ्रेंड्स चाहते हैं आप उनके साथ पार्टी में चलो, आप वहां भी नहीं जाना चाहते। तो इसके बीच में, दोनों चीजों के बीच में जो आपका मतभेद है कि आप दोनों चीजें ही अवॉइड करना चाहते हो, तो ये जो है आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखते हैं कि फील्ड थ्योरी जो ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत है उसके क्या फीचर्स हैं और क्या मेरिट्स हैं। मतलब इसके क्या फायदे हैं या क्या इसकी चीजें जो अच्छी हैं जिसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको मैं जो यहाँ पे बता रही हूँ वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप एजुकेशन में कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि मेन जो हमारा मोटो है वो एजुकेशन या लर्निंग के प्रोसेस को लेके है। तो इस चीज को भी, पॉइंट को ऐड करते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा है और आपको भी इस वीडियो को देखते समय ये ध्यान में रखना होगा। वो अलग बात है कि लाइफ के अदर फील्ड में भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप बीएड, टेट या सीटेट का एग्जाम दे रहे हो या साइकोलॉजी के किसी फील्ड से हो, तो आपको एजुकेशन में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो पता होना जरूरी है। एक्सेप्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति का उसके आसपास की जो चीजें हैं उसके साथ क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से उन चीजों को लेता है या समझता है। दूसरा, यह जो सिद्धांत है वो हमारे जो लक्ष्य हैं या हमारे जीवन में क्या चीजें ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता है लर्निंग के प्रोसेस में। क्योंकि अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम क्यों सीखना चाहेंगे? पॉइंट है ना, क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि आपको कुछ करना है, आपको कुछ बनना है या कुछ अच्छा चाहते हो आप अपनी जिंदगी में। जब ये गोल एब्सेंट हो जाता है या उस चीज का जो मोटिव है वो एब्सेंट हो जाता है तो फिर सीखने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ऐसा ये सिद्धांत मानता है। हमारे जो मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन चीजों पर ये थ्योरी जो है फोकस। किसी के जीवन में ऐसा रहा हो कि पास्ट में वो बहुत अच्छा पढ़ाई में ना हो लेकिन अब वो प्रेजेंट में अच्छा कर सकता है। ऐसा होता ही है कि बहुत सारे बच्चे शुरुआत में अच्छे नहीं होते, बाद में वो बहुत टॉप करने लगते क्लास में जाके। लेकिन ये जो थ्योरी है पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करता है कि आपका पास्ट है या जो आपका फ्यूचर है वो जो है आपके प्रेजेंट को जो है इफेक्ट नहीं करता। जबकि ऐसा होता है कि हमारा पास्ट जो है हमारे प्रेजेंट को प्रभावित तो कर ही रहा होता है, लेकिन ये थ्योरी मानता है कि नहीं, आपके पास्ट और फ्यूचर का आपके व्यवहार पे जो है प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपका वर्तमान है, जिसमें कि आपका जो है जीवन जो है डिसाइड होता है कि आप क्या करोगे या उस वक्त आप क्या डिसीजन लोगे। अगर किसी भी व्यक्ति का व्यवहार बदला है, जैसे बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि वो पहले कुछ अलग तरीके से व्यवहार करते थे, या कोई पड़ोस की आंटी है पहले आपसे मतलब डांट डपट के बात करती रही होंगी और अब वो पुचकार के या प्यार से बात कर रही हैं। अब उनको लगता है कि आप समझदार हो गए हो। तो ये जो व्यवहार में उनके परिवर्तन आया है वो जो है ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि ये जो क्यों हुआ होगा। वन और मोर फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। बचपन में आप उनको देख के नमस्ते नहीं कर रहे होंगे, अब आपने नमस्ते करना शुरू किया तो उनके माइंड में बना कि ये बच्चा जो है अच्छा है, तो उन्होंने आपको भी अच्छे से व्यवहार करना आपके साथ शुरू किया। मतलब वहां पे आपका व्यवहार जो उन पे इफेक्ट डाल रहा है। मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो आसपास की चीजों से होता है। और आपके व्यवहार में नमस्ते करना कहाँ से आया? आप उम्र के साथ बड़े हुए तो आपको लगा कि बाकी बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस चीज को ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन कर सकता है। दूसरा,
अगर किसी व्यक्ति का एज जो चेंज हो रहा है और उसमें जो एक्सपीरियंस आ रहा है एज के साथ, उसके बीच में क्या रिलेशन है, इसको भी ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है। अब देखते हैं कि इस थ्योरी की कमियां क्या हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी चीजें आती हैं हम इस तरीके से नहीं देखेंगे कि ये खराब चीजें हैं, बट हर चीज जो भी सिद्धांत हमारे सामने आता है तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं और जो उसकी अच्छी बातें होती हैं हम उसको शामिल कर लेते हैं और जो अच्छी बातें नहीं होती हैं हम उसको अवॉइड करते हैं। बट ये लिमिटेशन यहाँ क्यों रखा गया, ताकि आप एग्जाम में अगर आंसर लिख रहे हो इस थ्योरी के बारे में तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप उसका मूल्यांकन करते समय किन बातों का ध्यान रखोगे। ये जो थ्योरी है पूरी तरीके से अनुभव पर आधारित थ्योरी है, मतलब ये समझ, आपका संवेदना क्या है, इस बातों के बारे में है। तो ये जो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको क्या चीजें प्रभावित करती हैं वो ये तो बताता है, लेकिन लर्निंग किस तरीके से होती है या लर्निंग का जो स्टेप है वो क्या है वो इस बारे में बात नहीं करता। तो ये इसकी एक कमी है। फिर दूसरी बात कि आप किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पहले से ये नहीं सोच सकते कि उसका व्यवहार कैसा होगा, क्या होगा। इस थ्योरी के इस सिद्धांत के आधार पे आप ये नहीं सोच सकते, क्योंकि यह थ्योरी कहता है कि इंसान का व्यवहार जो है उसके आसपास की चीजों के हिसाब से हमेशा बदलता रहता है, जबकि ऐसा नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, तो चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो वो सच ही बोलेंगे। कुछ लोग होते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, तो चाहे वो बीमार हो या कुछ भी हो, अगर वो किसी को देखते हैं कि सामने वाला जो है उसकी सेवा के लिए, मतलब सामने वाले को उसकी ज्यादा जरूरत है तो सेवा के लिए चले ही जाते हैं। उनका जो व्यवहार है परिस्थितियों के हिसाब से बहुत बार नहीं भी बदलता है। लाइफ स्पेस जो हमारा था, जो हमारे आसपास का वातावरण था, और फॉरेन हल जो लाइफ स्पेस का हिस्सा नहीं था, उसके बारे में क्या मतलब रिलेशनशिप है या ये दोनों चीजें एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, इसके बारे में ये कोई बात नहीं करता ये थ्योरी। फिर ये जो है व्यक्ति के व्यवहार पर, उसके वंशानुक्रम का या फिर उसकी मैच्योरिटी जो है या उसके अंदर की जो भावनाएं हैं या जो वो चाहता है, इन चीजों का जो उसके व्यवहार पे असर होता है इसके बारे में भी बात नहीं करता। जबकि इन चीजों का भी असर होता है हमारे व्यवहार पे। हम सिर्फ अपने मोटिवेशन के हिसाब से, अपनी आसपास की चीजों के हिसाब से नहीं चलते। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे व्यवहार को जो है प्रभावित कर रही होती हैं। इस थ्योरी में जो साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट थे, जो वेक्टर और टोपोलॉजी के बारे में हमने पीछे बात की, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लोगों की समझ में नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर एक इंसान को वेक्टर बहुत अच्छे से क्लास 9th या 10th में जब भी पढ़ाया गया उसको समझ में आया होगा, या मैथ्स में टोपोलॉजी जो है वो हर एक इंसान को याद हो। तो ये इस थ्योरी का एक लिमिटेशन है कि ये थ्योरी जब इंसान समझना चाहे तो सबसे पहले उसको वेक्टर और टोपोलॉजी पता होनी चाहिए कि ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बहुत लोगों के लिए समझना। और इसके अलावा ये थ्योरी जो है ज्यादातर जो है वजन जो है व्यवहार पर देता है, जबकि वो इस चीज को इग्नोर करता है कि इंसान का एक्सपीरियंस क्या कर रहा है। जैसे मान लो कोई चीज आपके सामने, अगर आपका हाथ किसी चीज से जल गया एक बार गर्म चीजों से, तो गर्म हम कैसे देखते हैं कि उसमें से भाप वगैरह निकल रहा है तो हम समझते हैं कि वो गर्म है, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत सारी बहुत ठंडी चीजों में से भी भाप निकल सकता है। तो क्या होता है कि हम वहां पे क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी करेंगे कि जो ठंडी चीजें हैं उससे भाप निकल रहा है तो उसको जाके छू लेते, नहीं। हम वहां पे अपने एक्सपीरियंस को माइंड में रखते हैं कि अच्छा ये चीज से भाप निकल रही थी तो ये गर्म ही होगी, तो हम इसको टच नहीं करेंगे। वहां हमारा एक्सपीरियंस काम आता है, न कि हमारा बिहेवियर। अब देखते हैं कि इसका एजुकेशन में किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाए इस थ्योरी को। तो सबसे पहली बात है कि ये जो है प्रोसेस ऑफ परसेप्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। इससे हम लोग चाइल्ड के, जो भी बच्चा है जिसे हम पढ़ाने वाले हैं, या अगर हम खुद की बात करें तो हम इससे अपने व्यवहार को क्या कर सकते हैं, और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर्पस और गोल की बात हो रही है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए थ्योरी मानती है कि हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए था, हमारे पास एक कारण होना चाहिए था। तो इससे क्या हो जाता है कि जब हम किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं, हम उसे एजुकेशनल प्रोसेस में ये बता देते हैं कि कोई किसी बारे में क्यों सीख रहा है। तो इससे उसके माइंड में ये चीजें हो जाएंगी कि ये बात अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे लिए यूजफुल रहेंगी। जैसे कि मैंने इस वीडियो के पहले बताया था कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, तो आपके माइंड में ये आया कि हाँ, अगर मैं ये वीडियो देखता हूँ तो मेरे इतने मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस एग्जाम में सॉल्व हो पाएंगे, या ये जो मेरी लाइफ में अच्छा होने वाला है, या इससे मैं कुछ चीजें सीखूंगा जो मैं अपने आप में चेंज कर पाऊंगा। तो आपने एक पर्पस वहां पे सेट किया। तो ये चीजें जो होती हैं अगर हम एजुकेशन में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे लिए जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है। ये मोटिवेशन पे भी फोकस करता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी को कुछ सिखाना हो तो हम उसको मोटिवेशन दे सकते हैं। जैसे कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के आपको लगता होगा कि आज तो ये करके ही रहूंगा या रहूंगी, तो उसमें आप में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है कि आप किसी गोल को जब पूरा करना चाहते हो तो आप इस बारे में सोचते हो। कि ये जो है बात करता है हमारे वातावरण के बारे में।
कि हमारे आसपास का वातावरण क्या या कैसे। तो इसमें क्या होता है कि इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। जैसे हमारा स्कूल होता है, कोचिंग होता है, वो किस लिए होती है? ताकि आपके आसपास का अगर वातावरण रहेगा पढ़ाई का तो आप जल्दी सीख पाओगे। तो ये थ्योरी इसमें सपोर्टिव है। दूसरा, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, मतलब किसी इंसान की आकांक्षाएं क्या है। जैसे अगर किसी को बचपन में किसी ने ठान लिया कि उसे प्रधानमंत्री बनना है, या किसी ने नहीं ठाना, उसे मतलब कुछ नहीं पता कि उसे क्या करना था, वो 10-12 पास करे तब तक आप उसके मन में एक आकांक्षा डाल सकते हो। दूसरा, ग्रुप डायनेमिक, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। जब हम क्लास में टीच कर रहे होते हैं तो हमारे पास 20 या 30 स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमें उस हिसाब से पढ़ाना होता है। वहां पे क्या होता है कि ग्रुप डायनेमिक जो लेविन ने दिया था वो जो है यूजफुल होती है कि जब हम क्लास में टीच करें। दूसरा, ये जो है हमें इस बात में भी हेल्प करता है, जैसे कोई बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है, उसका आसपास का वातावरण क्या है, या फिर वो क्या चाहता है, उसकी क्या जरूरतें हैं, उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, वो क्या कर पाएगा, कैपेबिलिटीज क्या है, उसकी चीजों के प्रति क्या रवैया है, या वो पढ़ाई में कैसा है। तो ये चीजें जब हम समझते हैं एज ए टीचर तो तब इजी हो जाता है कि हम किसी चाइल्ड को उसके नीड के हिसाब से एजुकेट कर पाएं। और दूसरी बात है कि ये थ्योरी जो है, जब हम इन चीजों को समझेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये पता चलेगा कि उसके मन में जो बैरियर्स हैं, जो साइकोलॉजिकल उसके बैरियर थे, उसके मनोविज्ञान में जो चीजें जो उसको रोक रही हैं गोल की तरफ जाने से, उसको हम लोग समझ पाएंगे। इससे पहले जब हम इन चीजों को समझेंगे तो हम स्टूडेंट के बारे में जान पाएंगे कि वो क्या, कैसे हम उसको उसके लक्ष्य तक और जल्दी पहुंचा सकते हैं, या उसको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। किसी चीज से उसको बहुत ज्यादा भय लग रहा है, या किसी चीज से वो खिन्न हो गया है, या किसी चीज से तनाव में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो इन चीजों को समझ के हम उसको दूर करते हैं ताकि हम चाइल्ड को जो है अच्छा फ्यूचर दे सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, अर्थात ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत, जो कि कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। अगर आपके कोई क्वेश्चन इस थ्योरी से रिलेटेड हैं तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि हम आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचा सकें। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इससे रिलेटेड माइक्रो टीचिंग की टॉपिक है, जिस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आप देख सकें। थैंक यू।